डियर 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारा चैप्टर हम स्टडी कर रहे थे उसमें आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट हमारा और रहेगा, उसके बाद ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ जो होते हैं वो सिंपल यूनिसेलुलर एक्वेटिक माइक्रोब्स होते हैं। वर्ड्स को ध्यान से देखिए। सिंपल मतलब बिल्कुल सीधे होते हैं, यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने हुए होते हैं, एक्वेटिक पानी में पाए जाते हैं, और माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो पानी में पाए जाने वाले सिंगल सेल के माइक्रोब्स को हम प्रोटोजोआ कहते हैं। ये काफ़ी पुराने हैं, प्रिमिटिव हैं। मतलब अगर हम बात करें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगाई और एल्गाई में, तो मेरे ख्याल से सबसे पुराने प्रोटोजोआ ही हैं। कहाँ पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर बॉडीज़ में पाए जाते हैं या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पाए जाते हैं। कैसे चलते हैं? तो इनका लोकोमोशन जो होता है या तो फ्लैजिला से होता है या सीलिया से होता है। अगर आपने फ्लैजिला देखना है क्या होता है तो आप फिगर में ध्यान से देखिए। सबसे नीचे जो हमने युगलिना बनाया हुआ है, युगलिना की बॉडी पे एक आपको हंटर के जैसा दिख रहा होगा, एक वायर दिख रहा होगा, इसी को हम फ्लैजिला कहते हैं। और सीलिया अगर देखना है तो सबसे ऊपर वाले फिगर में देखिए, जो पैरामीशियम हमने बनाया है, पैरामीशियम की बॉडी के ऊपर जो ये बाल आपको दिख रहे हैं, हेयर आपको दिख रहे हैं, इन्हीं को हम सीलिया कहते हैं। तो ये सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही हेल्प करते हैं इनको चलने में, ताकि ये आसानी से पानी में तैर सकें। ठीक है। अमीबा जो है, अब अमीबा की बॉडी पे न तो फ्लैजिला है ना सीलिया है, तो ये कैसे चलता है? तो इसके छिपे हुए पैर होते हैं जिनको हम शुडोपोडिया कहते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोटोजोआ का जो साइज होता है वो 2 से लेकर 200 माइक्रोन तक हो सकता है। एग्जाम्पल्स में अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम आते हैं। न्यूट्रिशन इनमें हेट्रोट्रोफिक होता है, मतलब ये अपना खाना खुद सिंथेसाइज नहीं करते। हालांकि युगलिना जो होता है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब इनका जो जन्म होता है वो एसेक्सुअली होता है। तो फिशन से, बडिंग से या स्पोर फॉर्मेशन, ये तीनों ही हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आते हैं। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे हैं जो एनिमल्स में बीमारियां भी पैदा कर सकते हैं, सभी नहीं करते। अब हम बात करते हैं फंगाई की। फंगाई जो है वो प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो जाहिर सी बात है ये ग्रीन प्लांट्स नहीं होते, ये नॉन ग्रीन प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि डैम्प प्लेसेस में उगते हैं। डैम्प मतलब हम कहते हैं नमी वाले एरिया को। यूनिसेलुलर फंगाई में यीस्ट आता है और मल्टी सेलुलर फंगाई में मोल्ड्स और मशरूम्स आते हैं। मल्टी सेलुलर फंगाई जो होते हैं उनकी बॉडी पे पतले से धागे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फिलामेंट पाए जाते हैं, जिनको हम हाइफा कहते हैं। ये मैंने फिगर में आपको दिखा भी रखा है। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक 2 टाइप के फंगाई होते हैं। सेप्रोफाइटिक जो फंगाई होते हैं वो डेड मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है। अगर कहीं पे कोई मरा हुआ प्लांट या एनिमल है तो उसकी बॉडी को धीरे धीरे ये ख़त्म कर देते हैं, कुछ एंजाइम छोड़ते हैं उसकी बॉडी पे। पैरासिटिक जो फंगाई होते हैं ये किसी एनिमल बॉडी के या तो ऊपर या फिर अंदर जो है वहाँ ग्रो करते हैं। अब फंगाई जो होते हैं, अगर ये आपने देखने हैं आपके डे टू डे लाइफ में, तो ये फूड के ऊपर भी उगते हैं। जैसे ब्रेड वगैरह कहीं पर है तो उसमें माउल्ड बन जाता है, ब्रेड माउल्ड जिसको कहते हैं। लेदर, चमड़े को आप छोड़ दीजिए बारिश के दिनों में तो वो सॉफ्ट हो जाता है, तो वो सॉफ्ट जो है वो फंगस की वजह से है। लकड़ी के ऊपर भी ये उग सकते हैं, वुड के ऊपर और कागज़ के ऊपर यानी पेपर के ऊपर भी ये ग्रो कर सकते हैं। फंगाई जो होते हैं वो सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं। स्पोर बियरिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं फंगस के, उनको हम मशरूम कहते हैं। मशरूम मैंने फिगर में आपको दिखा भी रखा है। ये छाते के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, अम्ब्रेला के जैसे। कई बार गार्डन्स में बारिश के दिनों में ये उग भी जाते हैं। इनको खाया जा सकता है, लेकिन सभी मशरूम एडिबल नहीं होते, खाने के लिए नहीं होते। कुछ मशरूम पॉइजनस भी होते हैं। पॉइजनस का मतलब बच्चों जहरीले होते हैं। ठीक है। तो ये हमारा था फंगाई। और लास्ट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में आते हैं एल्गाई। एल्गाई जो होते हैं वो प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, मतलब इनमें क्लोरोफिल होता है,
लेकिन ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें ना रूट होती है, ना स्टेम होता है, ना लीव्स होते हैं, ना आपको पत्ते दिखेंगे, ना आपको तना दिखेगा, ना जड़ें दिखेंगी। तो ये पाए कहाँ जाते हैं? तो ये भी एक्वेटिक होते हैं, फ्रेश वाटर और सी वाटर दोनों टाइप के पानी में आपको पाए जाएंगे। पॉन्ड्स जितने, अगर आपके आसपास कोई पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, तो उन तालाबों में आप अच्छे से एल्गाई देख सकते हैं, ख़ासतौर से स्टेगनेंट वाटर में मिलते हैं, ठहरे हुए पानी में। यूनिसेलुलर एल्गाई का अगर आपने एग्जांपल देना है तो क्लेमाइडोमोनास आते हैं इसमें। क्लेमाइडोमोनास जो हैं ये मैंने फिगर में आपको दिखा भी रखा है। और मल्टी सेलुलर यानी जो ज़्यादा सेल से मिलकर के बना है, ऐसा एल्गाई है स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा देखिए, जो पाइप के जैसा स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का मैंने आपको दिखा रखा है वो स्पाइरोगाइरा है। और इस साइड जो येलो माउस के जैसा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, चूहे के जैसा, ये है हमारा क्लेमाइडोमोनास। तो क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा दोनों ही एल्गाई में आते हैं। खास बात यह है, अभी मैंने बताया कि इन एल्गाई के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, मतलब अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल भी हो सकता है, एसेक्सुअल भी हो सकता है। अब बच्चों, जो सेकंड वाला फिगर है, पिक्चर है, उसको ध्यान से देखिए। आप कभी अगर तालाबों में देखते हैं अपने आसपास जहाँ ठहरा हुआ पानी होता है नालों का, वहाँ पर वाटर बॉडीज़ की जो सरफेस होती है, यानी वो जो पानी होता है उसकी पूरी सरफेस कवर होती है ग्रीन सब्सटेंस से, ग्रीन मटेरियल से। तो वो जो ग्रीन मटेरियल आपको दिखाई देता है, दैट इज़ नोन एज फाइटोप्लैंक्टन्स। उनको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं। अगर ये ज़्यादा हो जाए, फाइटोप्लैंक्टन, इनकी ग्रोथ एक्सेसिव हो जाए, तो उसको हम एल्गल ब्लूम कहते हैं। और एल्गल ब्लूम की खास बात ये है, आप ये सोचिए कि अगर कहीं एल्गल ब्लूम हो जाए, मतलब पूरी की पूरी पानी की सरफेस अगर ये कवर कर लेते हैं, तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है? फाइटोप्लैंक्टन जब कवर कर लेते हैं तो पानी के नीचे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उनको सनलाइट भी नहीं मिलने देते, ये सारा कवर कर लेते हैं, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती। तो ज़्यादातर जब एल्गल ब्लूम होता है तो पानी में पाई जाने वाली जो एक्वेटिक लाइफ होती है उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है। और लास्ट टॉपिक आज का जो हम करेंगे पार्ट सेकंड में, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं। देखिए, हमारे चैप्टर का नाम था माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड कैसे हैं। तो 9 पॉइंट्स हैं, आप इतना कर लेंगे तो काफ़ी है। सबसे पहले देखिए, मशरूम जो होते हैं वो प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन आपको मशरूम में मिलता है। सेकंड, दूध से दही जो हम बनाते हैं वो किसकी वजह से बनती है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। याद रखना है आपने, लैक्टो वर्ड मिल्क के लिए आता है, बैसिलस हमने कहा था, अलग अलग शेप जो होती है बैक्टीरिया की वो हम देख चुके हैं। तो लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो दही में पाया जाता है। जब आप गर्म दूध के अंदर ये दही मिला देते हैं तो ये सारे बैक्टीरिया तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं, इनकी संख्या बढ़ना स्टार्ट हो जाती है और ये मिल्क के लैक्टोज़ को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनते ही वो दूध नहीं रहता, दही बन जाता है। यीस्ट जो होते हैं वो अल्कोहल बनाने के काम आते हैं। वाइन, जिसको आप शराब कहते हैं, वो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। ग्रेप वगैरह जो होते हैं, अंगूर या फ्रूट के रस को काफ़ी टाइम तक अगर आप रखे रहें तो धीरे धीरे यीस्ट उनको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। बेकिंग इंडस्ट्री जो होती है, जिसमें ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स वगैरह बनाने होते हैं, तो वहाँ भी यीस्ट काम करते हैं। यीस्ट क्या काम करते हैं? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं और वो कार्बन डाइऑक्साइड इन सारे खाने की चीज़ों को फ्लफ़ी बना देती है, फुला देती है। बहुत सारे एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं और वैक्सीन्स जो टीके बनाए गए हैं वो बैक्टीरिया और फंगाई की हेल्प से बनाए जाते हैं। पेनिसिलिन पहला एंटीबायोटिक था जो पेनिसिलियम नाम के फंगस से बनाया गया था। ये जीके का क्वेश्चन भी है, इसको अच्छे से याद कर लेना। राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फर्टिलिटी सोइल की बढ़ा देता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल यूज़ भी हो गया इनका खेती में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो डेड मैटर को ख़त्म कर देते हैं धीरे धीरे, जिससे इन्वायरमेंट आपका क्लीन रहता है। मान लीजिए कोई डॉग वगैरह है, कुत्ता है, कहीं पर
उसकी डेथ हो जाती है, कहीं पे मरा पड़ा है, कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो उसकी डेड बॉडी आपको वहाँ नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि किसी ने उठा लिया उसको, धीरे धीरे जो इन्वायरमेंट के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, वही उसको डिकम्पोज कर देते हैं। धीरे धीरे टाइम लगता है लेकिन डिकम्पोज कर देते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन लेदर इंडस्ट्री, ये लास्ट पॉइंट है। जो लेदर इंडस्ट्री आपकी होती है, चमड़ा उद्योग, वहाँ पर भी यूज़ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। लेदर टैनिंग कहते हैं इसको। सख्त जब लेदर होता है तो उस लेदर को धीरे धीरे ये सॉफ्ट कर देते हैं, तो उसमें भी इनका यूज है। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा।